Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर द सेकंड चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इस चैप्टर को आपके एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पार्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। यानी 2 सवाल दिए हैं, दोनों के जवाब हमें कुछ वर्ड्स या कपल ऑफ सेंटेंसेस में देने हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यानी एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई। So, we have read that Evelyn was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. यानी वो 17 साल की थी। Next, when was her deafness first noticed? यानी पहली बार उसकी डीफनेस को कब नोटिस किया गया और कब ये डीफनेस वाली बात कंफर्म हुई। Her deafness was first noticed when she was 8 years old. यानी जब 8 साल की थी तब पहली बार उनकी डीफनेस को नोटिस किया गया और जब वो 11 साल की हुई तब तक उनकी डीफनेस को कंफर्म कर दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। यानी छोटे छोटे पैराग्राफ में जिसमें 30 to 40 वर्ड्स हो, उनमें हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। Who helped her to continue with music? यानी जब वो डेफ हो गई थी, उसकी डेफनेस कंफर्म हो गई थी, पर फिर भी उसके अंदर आशा थी कि उसे म्यूजिशियन बनना है, उसे म्यूज़िक सीखना है। सब ने उसे डीमोटिवेट किया, पर तब किसने उसे हेल्प किया कंटिन्यू करने में? कौन था वो और वो क्या करता था और उसने क्या कहा? सो ही वॉज परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बेस हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक। यानी इन्होंने एवलिन की मदद की म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में। He began by tuning to large drums to different notes. यानी 2 बड़े बड़े ड्रम लिए उन्होंने और दोनों पे एकदम डिफरेंट नोट्स उन्होंने बजाए। He asked her not to listen to them through her ears, but to try and sense the sound in some other manner. अब वो तो डेफ थी तो वो कानों से सुन नहीं सकती थी, तो उसके टीचर ने कहा, रॉन फॉर्बेस ने कहा कि कानों से मत सुनो, इस आवाज़ को सेंस करने के लिए तुम कोई दूसरा मेथड निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। यानी एवलिन कहाँ कहाँ परफॉर्म करती थी और क्यों परफॉर्म करती थी। सो एवलिन विथ अ हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी पूरा वर्ल्ड में उसका शेड्यूल रहता था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। गिव सोलो परफॉर्मेंस एट रेगुलर कंसर्ट्स, यानी उसके कॉन्सर्ट जो है वो रेगुलर होते हैं, वह हमेशा सोलो परफॉर्मेंस देती है, यानी सिंगल अकेले ही परफॉर्मेंस देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। यानी रेगुलर कॉन्सर्ट तो करती है, पर उसके अलावा वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है। शी ऑल्सो अकॉर्ड्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं उनके लिए भी वो हाई प्रियोरिटी अकॉर्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ। यानी नीचे जो क्वेश्चंस है उनका आंसर हमें 2 या 3 पैराग्राफ में देना है, यानी मैक्सिमम 100 to 150 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। यानी किस तरह से एवलिन जो है उसने म्यूज़िक को हियर किया। सो एवलिन हर्ड म्यूज़िक बाई सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसने नोट्स को सेंस किया। व्हेन रॉन फॉर्बेस टर्न 2 ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग हर ईयर्स, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. यानी रॉन फॉर्बस ने जब 2 ड्रम्स पे अलग अलग नोट बजाए तब उसे फील हुआ कि जो ड्रम हायर वाला है उसको वो अपने वेस्ट के अपर पार्ट में सेंस कर पा रही थी और जो शॉर्टर ड्रम है उसको वेस्ट के डाउन पार्ट में वो फील कर पा रही थी।
She learnt how to open her mind and body to sounds and vibrations. उसको आ गया कि किस तरह से उसे अपनी बॉडी को खोलना है ताकि वो साउंड्स और वाइब्रेशंस को सेंस कर सके. इट वॉज हर शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. अब इतनी तो उसने मेहनत की ही, साथ ही साथ उसमें शेयर डिटर्मिनेशन थी और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसने. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो उसे लगता है कि जो वाइब्रेशंस है वो उसकी फिंगर टिप से उसकी बॉडी में पास हो रही हैं. By leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body. और जब ड्रम्स को लीन करती है तब भी उसे लगता है कि उसकी जो रेजोनेंस है वो उसकी बॉडी में फ्लो कर रही है. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibrations could pass through that her bare feet and up her legs. और जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है तो वो अपने शूज़ उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशंस हैं उसे वो अपने नंगे पाँवों से फील कर सके. She herself said that music poured in through every part of her body. यानी जो एवलिन है उन्होंने खुद से भी कहा है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि जो म्यूज़िक है वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में पोर करता है, ये मेरे स्किन, चिक बोन्स और बालों में टिंगल करता है. ओके, सो दिस वॉज पार्ट 1 जिसमें हमने एवलिन ग्लैनी के क्वेश्चन आंसर्स किए. नाउ लेट्स सी पार्ट 2 इन विच वी विल स्टडी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Pick the right answer. The dash was a reeded noise maker. तो क्या था noise maker? तो noise maker तो पुंगी था, हमने पढ़ा था. Next, बिस्मिल्लाह खान और a barber और अली बख्श transformed a पुंगी into a शहनाई. यानी किसने पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट किया. तो जब हमने शहनाई का वर्ड ओरिजिन पढ़ा था तो इसमें हमने देखा था कि नाई का नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि इट वाज डेवलप्ड बाय अ बार्बर. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बाबर. नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर डैश. यानी बिस्मिल्लाह खान के जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे. तो हमने पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह खान के जो एंसेस्टर्स थे दे वेयर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम. यानी बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना किससे सीखा. तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने शहनाई बजाना अली बख्श से सीखा. नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड. यानी पहली बार वो अब्रॉड कहाँ गए थे. तो हमने पढ़ा था कि वो पहली बार अब्रॉड अफ़गानिस्तान गए थे. नेक्स्ट, find the words in the text which show उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो. ठीक है, यानी जो फीलिंग्स नीचे दी गई है उनके बारे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कैसी चीज़ें थी. पॉजिटिव व्यूज़ थे, नेगेटिव व्यूज़ थे या न्यूट्रल व्यूज़ थे. लेट्स सी द आंसर. सबसे पहला, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, यानी बच्चे को म्यूज़िक सिखाना. तो इसमें उनके ख्यालात जो थे वो पॉजिटिव थे. द फिल्म वर्ल्ड, तो हमने पढ़ा था कि फिल्म वर्ल्ड को लेकर उनके जो ख्यालात थे नेगेटिव थे. माइग्रेटिंग टू द यूएसए, नेगेटिव क्योंकि वो बनारस को छोड़ना नहीं चाहते थे. प्लेइंग एट टेम्पल्स, पॉजिटिव. गेटिंग द भारत रत्न, अब किसी को भी भारत रत्न मिलेगा ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा. द बैंक्स ऑफ द गंगा, तो उनके प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी इसलिए यहाँ का भी पॉजिटिव. लीविंग बनारस एंड दुमराव, नेगेटिव. तो बनारस और दुमराव को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स. वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पोंगी. यानी औरंगजेब ने पोंगी को क्यों बैन किया. सो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पोंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड. तो उन्होंने पुंगी को इसलिए बैन किया क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो बहुत ज़्यादा श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी. नेक्स्ट, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी. यानी किस तरह से एक शहनाई एक पुंगी से अलग है. शहनाई वॉज बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी. यानी शहनाई जो थी उसके पास बेटर टोनल क्वालिटी थी, यानी इसकी जो टोन्स की क्वालिटी थी वो पुंगी के टोन्स की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा बेटर थी. इट इज़ अ नेचुरल हॉलो स्टेम. यानी इस तरह का कुछ हॉलो स्टेम होता है जिसमें इसकी बॉडी पे कुछ होल्स होते हैं और ये पुंगी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा और वाइडर होता है. और शहनाई जो है अगर हमको इनफैक्ट बात करें तो पुंगी में ही थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई है एंड देन वी गेट द शहनाई.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, यानी ट्रेडिशनली शहनाई को कहाँ बजाया जाता था और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे चेंज किया। तो ट्रेडिशनली शहनाई रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स और वेडिंग्स में बनाया जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, an undisputed monarch of शहनाई, brought the instrument to a classical stage। और जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने ही इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाया। नेक्स्ट, when and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break, यानी बिस्मिल्लाह खान को बड़ा सा ब्रेक कब मिला। उनको ये ब्रेक मिला 1938 में। ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR जो आप सुनते हो, वो ऑल इंडिया रेडियो जो है वो लखनऊ में खुला और वहीं पे बिस्मिल्लाह खान ने रेडियो पे शहनाई बजाई और तभी उन्हें अपना बिग ब्रेक मिला। और जल्द ही वो एक ऑफन हर्ड प्लेयर बन गए रेडियो पे, यानी लोग उन्हें ही सुनना चाहते थे। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को वो पहले इंडियन थे जिन्होंने पूरे देश को रेड फोर्ट पे अपनी शहनाई से इंडिपेंडेंस ग्रीट किया था। नेक्स्ट, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पे शहनाई बजाई और वो इवेंट हिस्टोरिक क्यों है। तो इस दिन को 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाई और शहनाई पे उन्होंने राग काफ़ी बजाया और ये काम उन्होंने किया रेड फोर्ट पे। द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल, इवेंट हिस्टोरिकल इसीलिए था क्योंकि वो वही दिन था जिस दिन इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली थी। नेक्स्ट, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रेफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA, यानी बिस्मिल्लाह खान ने क्यों मना कर दिया कि वो USA में शहनाई स्कूल नहीं स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह खान refused one of his students' request to start a school in the USA because he would not live away from Hindustan, especially बनारस, रिवर गंगा एंड दुमराव। एक बच्चे ने, उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप प्लीज़ USA में चलिए और वहाँ पे एक शहनाई स्कूल खोलिए, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो कभी भी अपने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते और स्पेशली बनारस को, गंगा नदी को और दुमराव को। Find at least 2 instances in the text that tell you that बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस, यानी आपको टेक्स्ट से 2 इंस्टेंसेस बताने जिससे पता चल रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम है विद द इंडिया एंड बनारस। पहला इंस्टेंस हम कह सकते हैं कि जब एक बच्चे ने उन्हें USA में स्कूल खोलने को ऑफ़र किया तो उन्होंने मना कर दिया। और दूसरा इंस्टेंस हम ये कह सकते हैं, व्हेन खान साहब वाज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस, यानी जब पार्टीशन हुआ था तो बिस्मिल्लाह खान से किसी ने बोला था कि क्यों ना आप पाकिस्तान में चले जाए पार्टीशन के वक्त, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी भी अपने बनारस को नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट पार्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और इसमें हमें टू वर्ब लगाना है, यानी पहले टू फिर कोई सा भी वर्ब, जैसे टू रीड, टू स्टडी, टू डांस, टू सिंग एंड ऑल लाइक दैट। ओके, और हमें जो ब्रैकेट में क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं का आंसर करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। सो लेट्स सी द आंसर्स। द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन द मैच। We all want to go to succeed in our life. They advised the hearing impaired child's mother to consult a doctor. The authorities permitted us to construct the building. A musician decided to open a school for children. फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान पे जो टेक्स्ट है उससे हमें वो वर्ड्स और फ्रेसेस ढूंढने हैं जो कि नीचे दिए गई डेफिनेशन से मैच करता है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में हमें पैराग्राफ नंबर दिया है कि किस पैराग्राफ में हमें ये मिलेगा। फर्स्ट वर्ड, द होम ऑफ रॉयल पीपल। सो रॉयल पीपल का होम, ऑफकोर्स सी बात है, रॉयल रेजिडेंस। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का स्टेट। तो अकेले रहने का जो स्टेट होता है उसे हम कहते हैं सॉलिट्यूड। नेक्स्ट, अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी, तो इसके लिए एक वर्ड होता है इंडिस्पेंसिबल, ऐसा पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा नेसेसरी हो। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, यानी ऐसी चीज़ करना जो पहले आपने कभी नहीं की हो, सो दैट इज़ इन्वेंट।
नेक्स्ट, विथआउट मच एफर्ट यानी बिना किसी एफर्ट के, तो दैट इज एफर्टलेसली. क्विकली एंड लार्ज क्वांटिटीज, तो उसके लिए टेक्स्ट में वर्ड दिया गया है थिक एंड फास्ट. नेक्स्ट, टिक द राइट आंसर. ओके, सो व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट डैश, यानी जब किसी भी चीज़ को रिवाइव करते हैं तो वो क्या होती है, इट लिव्स अगेन. व्हेन अ गवर्नमेंट बैन समथिंग, अगर कोई चीज़ को गवर्नमेंट बैन करे इसका मतलब क्या है, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स इट टू बी स्टॉप्ड. नेक्स्ट, व्हेन समथिंग इज कंसाइडर्ड ऑस्पिशियस, जब किसी को भी ऑस्पिशियस कंसाइडर किया गया है तो उसे वेलकम करना चाहिए. व्हेन वी टेक टू समथिंग, जब हम कुछ टेक करते हैं तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगता है. नेक्स्ट, व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो इसका मतलब आप उसको गुड और यूज़फुल लग रहे हो. व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग, जब आप किसी को रेप्लिकेट करते हो तो आप उसे कब करते हो, यू डू इट फॉर द second time. Next, when we come to terms with something, it is no longer upsetting. Okay friends, we have done all things. So this was for today. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.